हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली जो ट्रंप और पुतिन की अलास्का मीट थी उसके बारे में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और ये इशू किससे जुड़ा हुआ है ये आपको आज हम यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दैट ये जो इशू है एक्चुअली ये 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिला। 2014 में आपको ध्यान रखना है दैट हमारे पास एक ग्रुप था जिसका नाम था G8 और उस टाइम पर रशिया ने क्या किया, रशिया ने यूक्रेन के कुछ जो टेरिटरीज हैं उन पर अटैक करना शुरू किया और उन्हें अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रिटेलिएट किया और अल्टीमेटली यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन थी, यूरोप के काफ़ी देशों ने जो रशिया को ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगानी स्टार्ट की, यानी कि उसके कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया और इसे बोलते हैं सैंक्शंस लगाना। तो इस वजह से यहाँ पर बाद में ग्रुप 8 में से जो काफ़ी शक्तिशाली देशों का एक समूह भी है, इसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और बाद में इस ग्रुप का नाम G7 पड़ा। लेकिन हम बात यहाँ पे करते हैं कि 2021 की बात है, जब धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ जो हैं और बढ़ने लगी। तो 2021 के बाद कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, रशियन एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से रशिया ने अपने प्लान्स को थोड़ा सा और एग्रीवेट करते हुए रशिया के यूक्रेन के कई टेरिटरीज़ को और अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पर मैप के थ्रू ही चीज़ को समझना है सबसे पहले दैट रशिया ने जो यूक्रेन का ये आप मैप देख रहे हैं इस समय पर, यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे लगभग 4 करोड़ के आसपास है, 4-4.5 करोड़, दैट मीन्स 44 मिलियन। और रशिया ने, क्योंकि रशिया के साथ देखिए इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो रशिया ने इन एरियाज़ के जो लुशांक का या डोनेट्स्क का एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम डॉनबास एरिया भी बोलते हैं, कलेक्टिवली इसको हम डॉनबास एरिया बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो रशिया ने इसको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया और साथ ही साथ यहाँ पर जो साथ लगती हुई कुछ टेरिटरीज हैं, जैपोरेजिया या खरसोन या क्रीमिया को तो पहले ही अटैक कर दिया गया था। तो ओवरऑल ये जो एरिया है पूरे के पूरे यूक्रेन का लगभग 19 to 20% जो आज एरिया है वो रशिया के कब्जे में है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डोनबास एरिया, दैट्स अ डोनेट्स्क और लुशांक का एरिया, आपको ये थोड़ा अगर नॉलेज रहेगी तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस ये करने वाले हैं कि ये आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्यों मिले और ये इन लोगों के अपने अपने लेवल पर क्या डिमांड है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूक्रेन के इन एरियाज़ को आप समझ चुके हैं, ऑल्दो आपको नाम याद नहीं रखने हैं, बट फिर भी अगर आपको ये पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको ये जानना है, जब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने इसको रिटेलिएट नहीं किया, यूक्रेन ने भी यहाँ पर जो बहुत 2 से 3 साल तक इन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया और यूक्रेन इतना कैपेबल नहीं था अकेला कि वो इतने बड़ी जो एक सुपर पावर है रशिया, इसके अगेंस्ट जो जाकर वो लड़ाई लड़ सके। इसीलिए यूक्रेन को बहुत बड़े लेवल पर जो है फंडिंग दी जा रही थी। ये फंडिंग कहाँ से आ रही थी? ये फंडिंग आई हमारे पास यूरोपियन यूनियन से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसको फंड क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो यूक्रेन है वो एक तरह का एक ऐसा पिलर है, अगर रशिया ने यूक्रेन जैसे देश को या उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे वो आने वाले समय में यूरोप की कुछ और कंट्रीज पर भी कब्जा कर सकता है, जैसे कि उसके अंदर फिनलैंड का नंबर आ सकता है, जॉर्जिया का नंबर आ सकता है। तो धीरे धीरे जो सोवियत एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, वो धीरे धीरे फिर जो है बढ़नी स्टार्ट हो सकती है। तो अपने आप में ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यूरोप के देशों में। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के कई देश यहाँ पर यूक्रेन को फंड कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको एक वॉरफेयर के लिए डायरेक्ट सपोर्ट भी दे रहे हैं और ह्यूमन एड के लिए डोनेशंस भी इनको लगातार दी जा रही हैं। तो अब हम इसके कुछ और पहलू पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो रशिया है, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के पॉइंट को एक बार थोड़ा समझना होगा हमें। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि रशिया ने इन्वेड ऑलरेडी वो कर चुका है, लगभग 19 to 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरीज को वो अपने कब्जे में ले चुका है। इसका मतलब है उसका कब्जा इन एरियाज में हो गया है। जबकि यूक्रेन ने भी यहाँ पे रिटेलिएट किया था 2024 में और रशिया के एक छोटे से हिस्से पर उसने कब्जा जमाने की कोशिश की थी, जिसका नाम आपको याद रखना है, दैट्स अ कर्स्क रीजन है। ये कई बार ये चीजें आपको पता हो तो अच्छा रहेगा। दैट इज दी KURSK रीजन बोलते हैं ऐसे। तो दैट मीन्स जो कर्स्क रीजन है वो यूक्रेन का है और यूक्रेन ने यहां पर अटैक करने की कोशिश की थी और इस एरिया को कब्जे में लिया था जो कि रशिया का है। बट
ऑन ग्राउंड ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ऐसा अभी फिलहाल नहीं है, रशिया ने अगेन इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इस समय पर रशिया एक ज्यादा बड़े पावर के रूप में यहां पे मतलब उभर के आया है। तो आपको इसमें आगे क्या समझने की जरूरत है इसमें? अब हमें यहां देखना है कि जो इस पूरे के पूरे एक टॉपिक के अंदर यहां पे तीन प्लेयर्स हैं मेनली। एक प्लेयर है यहां पर, यानी कि जो स्टेक होल्डर है, एक रशिया है, दूसरा स्टेक होल्डर है यहां पे यूक्रेन, और तीसरा है यहां पे ट्रंप प्लस यूरोपियन यूनियन। आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर रशिया क्या चाह रहा है, जब भी कभी फ्यूचर में कोई भी मीटिंग होगी, कोई पीस डील की मीटिंग होगी, क्योंकि ट्रम्प जो हैं इस समय पर वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी कोशिशें हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो सकता था बड़े लेवल पर उसको रुकवा दिया है उन्होंने। इसी तरह से थाईलैंड और कंबोडिया का जो युद्ध हो सकता था बड़े लेवल पर उसको भी उन्होंने रुकवा दिया है। इसी तरह से उन्होंने जब वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहें तो एक दिन के अंदर जो यूक्रेन और रशिया की ऑनगोइंग वॉर है उसको वो रुकवा सकते हैं। लेकिन और एक्चुअली उनका मानना यह है कि अगर वो इस तरह से पीस प्रमोट करेंगे तो शायद उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो उनकी एक कई आर्टिकल्स को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उनकी एक दिली ख्वाहिश है ये कि ऐसा उनके साथ हो। तो इसी प्रोसेस में उन्होंने जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं, और साथ ही साथ पुतिन से वो लगातार जैसे बात कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उन्होंने इस एक डायरेक्शन में अपना एक स्टेप लेते हुए अलास्का के अंदर एक मीटिंग को फिक्स किया। तो पुतिन और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो मीटिंग की तो वहां पर ये पॉइंट्स है जो कि रशिया ने अपने जो पॉइंट्स को सामने रखा। ऑल्दो ये पॉइंट्स जो हैं 2024 में ही इन्होंने अपने सामने रख दिए थे। तो इसके अंदर हमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इनकी डिमांड है जो रशिया चाहता है। रशिया पहली बात ये चाहता है कि नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 का में बना हुआ एक ग्रुप है। ये ऐसे देशों का समूह है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और एक ऐसा ग्रुप है कि अगर किसी भी दूसरे देश ने इस ग्रुप के किसी भी मेंबर पर अटैक किया तो इसका मतलब होगा कि वो सभी मेंबर्स पर अटैक किया जा रहा है। तो यूक्रेन क्योंकि रशिया के बिल्कुल साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो यूक्रेन ये चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए। और नाटो की मेंबरशिप लेने की वजह से ही, या लेने के लिए उसने जब एप्लीकेशन दी उसकी वजह से ही जो रशिया है उसने उसके ऊपर अटैक किया था। तो मेनली यहाँ पर रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन अपना जो एक उनका सपना है दैट इज कि वो नाटो ज्वाइन करे यूक्रेन, ये वो ड्रॉप करना होगा। साथ ही साथ अपने यूक्रेन से वो ये भी चाहता है कि वो उसके पास जो हथियार हैं, वॉरफेयर हैं, उसको वो अपने उसमें कमी लेकर आए, तो उसको डिसार्म करे वो। और क्या डिमांड है यहाँ पे रशिया जो चाहता है कि अगर जो रशिया ने ऑलरेडी 19 to 20% तक की जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो जमीन जो है यूक्रेन को छोड़नी होगी। वो मतलब बहुत खुशी खुशी यूक्रेन उसको रशिया को सौंप दे। दैट मीन्स ये चाहता है कौन सा एरिया को, डॉनबास का जो एरिया है, यही भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और साथ ही साथ अगर वो चाहता है कि रशिया अपनी जो एडवांसमेंट इन खैरसोन या जैपोरेजिया के एरिया में वो धीरे धीरे अगर वो हमारी फोर्सेस को वहाँ पे रोकना चाहता है तो उसके लिए डॉनबास का एरिया उसे देना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो कुछ और एरियाज़ को भी यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए रेडी उसे होना पड़ेगा। तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आपको ये याद रखना है दैट रशिया ये चाहता है कि उसने जिन एरियाज़ पर जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉनबास का एरिया, वो रशिया को दे दिया जाए सिंपली। और साथ ही साथ जो भी प्रतिबंध 2014 के बाद रशिया के ऊपर लगाए गए हैं बाय द यूएस या यूरोपियन यूनियन के देशों द्वारा, वो सारे के सारे जो प्रतिबंध हैं वो हटा दिए जाएं, ये भी यहां पर रशिया चाहता है। तो क्योंकि जो पीस डील एक्सपेक्ट की जा रही है कि फ्यूचर में होगी, उसके अंदर ये बातें होनी जरूरी हैं, तब जाकर रशिया इन शर्तों पर अपनी वॉर को अपनी तरफ से वो रोक देगा, ऐसा इनका कहना है। जबकि यूक्रेन या जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, जो वो क्या चाहती हैं, यहां पे इनका कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन के देशों का कहना क्या है, जब भी कभी पीस डील की बात हो उस समय पर उस टेबल पर
यूक्रेन के प्रेसिडेंट का होना वहां पर जरूरी है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द यूक्रेनियन अथॉरिटीज ये किसी तरह की पीस डील ना हो, ये यूरोपियन यूनियन के देशों का कहना है। उसमें कौन कौन देश मेन है? जर्मनी इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्रांस बहुत सपोर्ट कर रहा है, फिनलैंड है, और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया हुआ है इन्हें। तो ये सभी देश चाहते हैं कि यूक्रेन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जब ये पीस डील हो रही हो तब। और ऐसा ना हो कि कभी यूएसए अपनी तरफ से कह दे कि हाँ ठीक है यूक्रेन आपको वो ज़मीन दे देगा रशिया को, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, यूक्रेन नीड्स अ क्रेडिबल सिक्योरिटी। यूक्रेन सेकेंडली ये भी चाहता है कि जब ये पीस जो डील है जब वो क्रैक हो जाए, यानी कि वॉर रुक जाए, उसके बाद यहां पर इसे क्रेडिबल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कल दोबारा इसके ऊपर ऐसा हमला नहीं होगा, इस चीज की इसे गारंटी और श्योरिटी चाहिए। तीसरा, जो जेलेंस्की हैं उन्होंने ये भी कहा है दैट यूक्रेन शुड स्टिल बी अलाउड टू ज्वाइन द नाटो। यूक्रेन अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें नाटो ज्वाइन करने का मौका मिलना चाहिए, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर सैंक्शन, अगर रशिया किसी तरह से पीस डील क्रैक नहीं करता है, वो अग्री नहीं होता इन बातों पर, तो रशिया के अगेंस्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस या रोक उनके ऊपर लगानी चाहिए। तो ऐसा यहां पे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के देशों का मानना है। तो ओवरऑल अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि रशियन टैंक्स जो हैं, रशियन फोर्सेज जो है सबसे पहले यहाँ पे यूक्रेन को गिराएंगे, यानी कि यूक्रेन पर कब्जा होगा। उसके बाद हो सकता है जॉर्जिया का नंबर आए, फिर उसके बाद मालडोव का नंबर आए, और उसके बाद फिनलैंड का नंबर आए, क्योंकि इन जगहों के साथ जो रशिया है उसका काफ़ी इन जगहों पर इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए यूरोपियन जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो बढ़ती हुई ताकत है पुतिन की उसको रोका जाए, और यूक्रेन की जहां तक हो सके वहां तक इसकी सपोर्ट की जाए। इसीलिए गाइज, जब ये पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था अलास्का के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज हुई यहां पर। यहां उसके 2 या 3 दिन बाद वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक मीटिंग होती है, और इनको ना कोalition ऑफ विलिंग बोलते हैं। अगर हम ट्रंप को इसमें से निकाल दें तो बाकी लोग कौन है यहाँ पे? कोalition। कोalition का मतलब है ग्रुप, समूह ऑफ विलिंग्स। कोalition ऑफ विलिंग्स हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी लोग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, फिनलैंड के हैं, इसके अंदर यूके के हैं, इसी तरह से दैट इज जैसे फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, और इसी तरह से यूरोपियन कमीशन के जो यूरोवेला हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो और जेलेंस्की यहाँ पर हैं। ये सभी लोग इकट्ठे उस मीटिंग के बाद ट्रंप से मिले, और ट्रंप ने बल्कि बीच में उस मीटिंग के या मीटिंग के जस्ट बाद पुतिन को भी कॉल किया कि यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे हैं, तो बताइए मैं आपकी तरफ से इनको क्या ऑफर कर सकता हूँ। ऑल्दो उसका फ़ोन कॉल का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, और यहाँ पर ये मीटिंग में इन सभी ने अपनी अपनी डिमांड यहाँ पर बताई कि हम यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहे हैं और यूक्रेन के हमेशा हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे हम सभी मिलकर, लेकिन हमें ये चाहिए कि पुतिन जितना जल्दी हो सके इस वॉर को ख़त्म करे। सो गाइस, यहां पर इसी बीच में एक बात और आ गई। यूक्रेन ने डिमांड ये की है कि उसे, अगर लेट से कोई देश अगर नाटो ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो कि 1949 में ग्रुप बना था, ये इस ग्रुप के अंदर जो एक ना यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल 5, वो आर्टिकल 5 की अंदर जो एक प्रोटेक्शन मिलती है देशों को, नाटो ग्रुप के देशों को जो प्रोटेक्शन यहां पे मिलती है, उस तरह की गारंटी उसे रिक्वायर्ड है। तो दैट मीन्स इसको हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है यहाँ पे नाटो का? इज वन ऑफ द नाटोज कोर प्रिंसिपल, इट सेज दैट आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर मेंबर विल बी कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल। यानी कि एक देश के खिलाफ किया गया हमला वो सभी देशों पर हमले के बराबर माना जाएगा। इसीलिए यूक्रेन ऐसा चाहता है कि उसे इस प्रकार की सुरक्षा मिले कि कल अगर पुतिन दोबारा से यूक्रेन पर अटैक करते हैं तो वो नाटो के सभी देशों पर अटैक माना जाए। हालांकि अभी तक उनको इसकी मतलब आर्टिकल 5 जैसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। और आपको थोड़ा सा और पता हो दैट जो नाटो के देश हैं वो धीरे धीरे, मतलब ये सभी यूरोप के जो देश हैं वो कैसे नाटो के मेंबर बनते रहे, ऑल्दो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट 1949 के बाद नाटो की जो ग्रुप है वो काफ़ी एक्सपैंड होता चला गया है। अगर हम यहाँ पे टोटल स्पेंडिंग की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, देखिए 184 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इतनी अमाउंट अभी तक दी जा चुकी है। और गाइज ये अमाउंट ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, यूएस ने या बाकी देशों ने, बाकी देशों को भी देखिए एक बार यहाँ पे जरा, यूएस ने देखिए इतनी दी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन ने 72 बिलियन, और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अमाउंट। जर्मनी ने बहुत अमाउंट दी है। ये सभी देशों ने देखिए बहुत अमाउंट यहाँ पे यूक्रेन को दी है।
यूक्रेन को ये एज अ लोन भी दी है कि पैसा कल वापस भी करना पड़ेगा, और एज अ डोनेशन भी दी है कि चलो आपके यहाँ पर काफ़ी दुख तकलीफ है अभी, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको इतना पैसा यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है यहाँ पर अभी कि बहुत बड़े लेवल पर स्पेंडिंग हो जाने की वजह से अब अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है कि अमेरिका जितना हो सकता था, जितना खर्चा कर सकता था वो कर भी चुका है। लेकिन अमेरिका की एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी है और वो लोग बेवजह कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है अभी यहाँ पर, अमेरिका ने ऑफर किया है और अमेरिका ने कहा है कि अगर हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन अब हम आपको अपने सैनिक वगैरह वहाँ पे नहीं भेजेंगे, लेकिन हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार, अपने ड्रोन देंगे। इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ भी पब्लिश की गई थी कि यूक्रेन अब अग्रीड है। यूक्रेन का अब कहना है कि अगर अमेरिका हमें जो आर्टिकल 5 वाली कोई इस तरह की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी अगर हमें प्रदान करता है, तो हम $150 बिलियन का जो बिजनेस करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के साथ, जिसके अंदर $50 बिलियन के तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जुड़े हुए यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, और साथ ही साथ जो $100 बिलियन के मिसाइल्स या बाकी वॉरफेयर का जो ट्रांजैक्शन होगा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, उनको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। और ये अमाउंट टेक्निकली कौन देने वाला है यहाँ पे, यूक्रेन के पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। यूक्रेन के पार्ट पर ये सारी की सारी अमाउंट जो है, लगभग काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इस अमाउंट का यूरोपियन यूनियन के देश देने वाले हैं। तो आपको अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इस सारे जो पीस टॉक चल रही है या बातचीत हो रही है सारे, उसमें यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है अमेरिका की डिफेंस सेक्टर की कंपनीज का, और ये सारा पैसा जो है यूरोपियन यूनियन के देश या खुद यूक्रेन मिलकर वहाँ पर उनको इतना बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपको इसमें जो ऑनगोइंग प्रोसेस है इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। इंडिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इसका? इंडिया की प्रॉब्लम ये है दैट आज इंडिया को ये चूज़ करना ज़रूरी है कि आखिरकार अगर इंडिया है, इसे मतलब ये यूएसए के साथ जाए या यहाँ पे रशिया के साथ जाए। अगर रशिया हमारा एक ओल्ड एलाई है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, यहाँ से डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमने ऑलरेडी बोरो की हुई है, तो आज हम रशिया को नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी इस टाइम पर जो ऑयल है, ऑयल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर जो ऑयल आ रहा है वो मेनली रशिया से काफ़ी ज़्यादा ऑयल हम लेकर आ रहे हैं, हमारी यहाँ की कंपनीज यहाँ से बोरो कर रही हैं, लेकर आ रही हैं। जबकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि आज इंडिया को डिसाइड करना होगा, उन्हें अपना एक दोस्त चुनना होगा, या यूएसए या रशिया। तो यूएसए ने हमारे इंडिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दी हैं, जो कि 25% का जो टैरिफ लगाया है, यानी कि हमारा जो भी सामान यूएस में जाया करेगा अब उसके ऊपर 25% का टैक्स और लगेगा, यानी कि वो महंगा हो जाएगा सामान। और 25% का एडिशनली और लगाया है क्योंकि हम अभी भी ऑयल्स जो है रशिया से बाय कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 50% का एक टैरिफ है कलेक्टिवली होने की वजह से इंडिया का जो सामान लेट से वो 100 रुपीज़ का पहले बिकता था, वहाँ पर लोग ले लेते थे, अब वो 150 का होगा तो लोग वहाँ पे नहीं बाय करेंगे। इससे हमारा जो सामान वहाँ नहीं बिकेगा, एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इससे हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे। अल्टीमेटली इंडिया की जो एक कह सकते हो आप जो डेप्रिसिएशन हो सकता है, अर्थव्यवस्था में एक तरह का झटका लग सकता है। तो इसीलिए इंडिया को आज डिप्लोमेटिकली इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों तरफ के जो हमारे पास ये सुपर पावर्स हैं, जो रशिया है या यूएस है, इनको हम किसी तरह से बैलेंस आउट कर सकें। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर ज़रूरत होती है हमारे डिप्लोमेसी की। तो आई फील के आपको जो पॉइंट्स हैं इस मीटिंग के, हमने एक ब्रॉड लेवल पर उनको समझ लिया होगा। आपको सिर्फ इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ यूएस क्या चाहता है, यूएस का क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, यूक्रेन क्या चाहता है, और यहाँ पे रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो तब जब रशिया और यूक्रेन, हो सकता है फ्यूचर में ट्रंप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें जिसके अंदर दोनों के जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपस में बैठ के बातचीत करें। और यहाँ पे इवन जो फ्रांस के मैक्रोन हैं, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये ऑफ़र भी किया है कि नेक्स्ट जो पीस टॉक हो अगर वो जेनेवा में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर जो है चीज़ों को हम एक सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है इस एक पर्टिकुलर जगह पर। तो
ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि आज के टाइम पर भी जब यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके रहते हुए भी इतने बड़े लेवल पर और इतने लंबे टाइम से जो फुल स्केल वॉर चलती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सभी कंट्रीज एक्सपेक्ट करती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।